आपको हम एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन समझा रहे हैं, बहुत आवश्यक है, इसको बहुत पढ़ना है और स्पेशल रिगार्ड किए हुए हैं फिनॉल और एनिलीन को, सिलेबस कवर रहेगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसमें आपको, हम तो समझ रहे हैं, आप समझ ही रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, कि इस हेडिंग से केवल 2-3 क्वेश्चन रहने वाला है। फिनॉल और एनिलीन या अन्य जो भी नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, ये सब सल्फोनेशन सिखाएंगे, तो यह सब से, या नेम रिएक्शन जो है उससे से आना है। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, आपको केवल सिर्फ इस हेडिंग से 2-3 क्वेश्चन आने वाला है, यह आप समझ लीजिए। इसलिए, और ये तो जान ही रहे हैं कि हमारा चैनल है और इसको आपको लाइक सब्सक्राइब करते रहना है और बेल बटन भी बजाते रहना है, ताकि आपको तुरंत इन्फॉर्म हो जाए कि हाँ हम वीडियो डाले हैं और आप पढ़ सकिए, लाभ ले सकिए। ये सब तो ध्यान रखना ही है। और आपको हम वादा भी कर चुके हैं पैकेज के बारे में कि आप और अन्य जो भी हैं, बहुत घबराहट होगी, हम जानते हैं, क्योंकि बहुत सा तो मार्केट में उलूल जुलूल हरकत करके कुछ से कुछ किया जा रहा है, तो उसके लिए घबराना नहीं है, धैर्य रखना है। पैकेज बहुत ज़बरदस्त तैयारी में आएगी आप लोगों के सामने में, 11 के लिए, 12 के लिए, और हम एडवांस के लिए भी देंगे। जो लड़के IIT मेन करेंगे उसके लिए एडवांस की भी हम व्यवस्था करने जा रहे हैं, इसलिए बहुत परेशानी नहीं है। हाँ, केवल ये है, आपको यही करना है कि हमारे आप चैनल के साथ बने रहिए। तो ठीक है, हम स्टार्ट लेते हैं। आपको हम पिछले क्लास में हेलोजिनेशन सिखा रहे थे, याद है ना? हम बोले थे उसमें फ्लोरिनेशन अच्छा है क्लोरिनेशन से, क्लोरिनेशन अच्छा है ब्रोमिनेशन से, ब्रोमिनेशन अच्छा है आयोडीनेशन से। फ्लोरिनेशन इतना ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता फ्लोरिनेशन वाला एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक रास्ता से कि वो एक्सप्लोसिव हो जाता है, और आयोडीनेशन इतना रिएक्ट ही स्लोली करता है, तो इसलिए आसानी से क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन होता है। ऐसे फ्लोरिनेशन चाहते हैं आप, तो आपको जाना होगा एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से, क्योंकि बहुत सा बच्चा फिर दिमाग में लाया होगा तो वो हेडिंग बदल जाता है। जैसे उसमें तब आपको एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब बतलाएंगे तो उसमें बतलाएंगे कि फ्लोरिनेशन इससे करिए, वहाँ पर हम लेंगे बेंजीन डाइजोनियम आयन लेंगे और सोडियम टेट्राफ्लोरोबोरेट से रिएक्शन करवाएंगे, या अमोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट से करवा के हीट करेंगे तो फ्लोरोबेंजीन बने, एस्कीमैन रिएक्शन वो कहलाता है। तो उसके लिए चिंता नहीं करनी है। अभी आप क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन को समझिए, और ध्यान है ना, अभी हम बोले तो वो भी कोई लड़का नोट कर सकता है कि सर बोले अच्छा बेंजीन डाइजोनियम आयन लेगा और उस पर सोडियम टेट्राफ्लोरोबोरेट चलाएगा, हीट कर देगा तो फ्लोरोबेंजीन बनेगा। यानी आपको हम लिख ही देते हैं, जैसे आप काहे घबरा रहे हैं। फ्लोरिनेशन करना है तो डाइजोनियम आयन लो और NaBF4 और HBF4 कोई भी लो टेट्राफ्लोरोबोरेट वाला, और NH4BF4 कोई भी ले सकते हैं आप। लेके तब देखते हो तब ये बन जाता है, ये बन गया। इसको हीट किया तो आपको फ्लोरोबेंजीन बन गया। यही नहीं चाहते थे फ्लोरो बनाना, अजोड़ BF3 अजोड़ N2, ये बन गया। तो देखो फ्लोरोबेंजीन बना। तो ये आपका कहलाता है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एस्कीमैन रिएक्शन है, एस्कीमैन रिएक्शन कहलाता है। नेम रिएक्शन है ये वाला नेम रिएक्शन है, एस्कीमैन रिएक्शन कहलाता है। हाँ, लेकिन इसको आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पाथ बोलिए। देखते हो ना, F- आया होगा, N2+ से इलेक्ट्रॉन छीन के भागा होगा तो N2 की तरह, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। इसलिए ये आपका, आप यदि अच्छा लड़का है तो इस मार्क किए रखिए एरोमेटिक। तो ये जो हेडिंग है वो नहीं है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। तो आपका परेशानी खत्म हो जाएगा। और इस पर यदि आप KI और KI3 चलाए तो ये आइडो बेंजीन भी बनाता है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है।
ये वाला स्कीमन है फ्लोरो वाला, और ये सिंपल है Ki और Ki3 लिया तो I आया, फिर वही N2 आ गया। तो आप समझ लीजिए कि आयोडीनेशन भी कर सकते हैं, फ्लोरीनेशन भी कर सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स का, लेकिन तब आपको रास्ता चुनना होगा कि उसको एरीन डाइजोनियम आयन में बदला जाए। जैसे यहाँ हम बोले ना बेंजीन डाइजोनियम आयन, कॉमनली बोलो एरीन डाइजोनियम आयन, तो एरीन डाइजोनियम आयन में बदल के तब या तो फ्लोरीनेशन फेंक दो या आयोडीनेशन फेंक दो, तो लेकिन वो कहलाएगा एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। N2 देखते हो प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन छीन के N2 हो जाएगा, I माइनस आके बैठेगा। इसके बारे में बहुत सा मैकेनिज्मिक हाई लेवल पर स्टडी होता है कि इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन कैसे होता है, तो यह सब ध्यान रखना है। तो आपका हो गया क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन जो सिखाए हुए इलेक्ट्रोफिलिक पाथ, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक जो नॉर्मल पाथ है, जो प्रायः वो दिखलाता है। एक आपका यदि ये दिक्कत थी कि हम फ्लोरीनेशन कैसे करें या आयोडीनेशन कैसे करें, तो आप उसके लिए फ्लोरीनेशन के लिए स्कीमैन रिएक्शन कर लीजिए। फ्लोरीनेशन वाला स्कीमैन रिएक्शन हो गया, और इस सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन Ki और Ki3 लेके आइडोबेंजीन बना लीजिए। तो क्लियर है? तो इतना आप स्पष्ट समझिए। अब आइए आपका जो मूल हेडिंग है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन वाला, ये बीच में ऐसे ही बतला दिए कि बच्चा को कहीं कहीं ऐसा मिलता है तो धोखा खाए नहीं, इसलिए आप इसको कह सकते हैं एक लाइन में आइडोएरिन्स एंड फ्लोरोएरिन्स आर बेस्ट प्रिपेयर्ड थ्रू एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। फिर से ध्यान दो, एक गोल्डन लाइन आपको मिला। आइडोएरिन जनरल कर देते हैं, बेंजीन भी लिख सकते हो लेकिन चलो जनरल कर दो। आइडोएरिन्स एंड फ्लोरोएरिन्स आर बेस्ट prepared through एरोमेटिक, ये ध्यान रखना, दोनों के बारे में कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक बात ठीक नहीं है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन तो होगा ही, एडिशन तो नहीं ही होता, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। यह देख लीजिए, यह आपको गोल्डन लाइन हुआ। आप हमेशा वीडियो से उतार के कॉपी पर रखा कीजिए ये सब चीज़। आइडोएरिन्स एंड फ्लोरोएरिन्स आर बेस्ट प्रिपेयर्ड थ्रू एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि पिछले वीडियो में हम बोल चुके हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक से इतना अच्छा नहीं माना जाएगा फ्लोरो, क्योंकि इतना न रिएक्टिव है कि एक्सप्लोसिव हो जाता है। आइडो इतना न रिएक्ट स्लोली करता है कि जल्दी बैठना ही पसंद नहीं करता। तो क्लियर है। अब आप सल्फोनेशन देख लीजिए थोड़ा सा, फिर अदर रिएक्शंस देखिएगा। 2-3 वीडियो हम चलाएंगे आपको रिएक्शंस पर, तो सारा ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन क्लियर हो जाएगा। तो सल्फोनेशन देखा जाए। यह भी वाइड स्कोप का रिएक्शन है, बहुत सा आप ले सकते हैं। SO3 ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, उसके बाद H2S2O7 ले सकते हैं, ETC ले सकते हैं आप सल्फोनेशन के लिए। एक बात चीज़ स्पष्ट है कि ध्यान रखना है कि कुछ भी ले, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल प्रोबेबली SO3 है। तो SO3 है तो SO3 लीजिएगा तो SO3 तो है ही। H2SO4 के लिए भी है कि SO3 है, H2S2O7 में भी SO3 है, फ्यूमिंग H2SO4 बोलता है उसमें भी SO3 है। तो यह आप ध्यान रखिएगा, कुछ भी बोले उस सल्फोनेशन के लिए है। तो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल इन ऑल दीज केसेस इज SO3 प्रोबेबली। तो अटैकिंग
electrophile is probably SO3। SO3 तो SO3 है ही है, यह इसमें भी है। तो इस तरह से आप बहुत स्पष्ट रखिए। अच्छा ये भी तो देखते हैं ना H2SO4 और जो SO3 है, तो सब बात को सोच के चलो कि SO3 है सल्फोनेशन, तो आप करवा सकते हैं। ये सब कुछ लिया तो आपको हम रिएक्शन दे देते हैं एक, और उसके आधार पर आप बढ़िए, बहुत अच्छा रहेगा सल्फोनेशन वाला रिएक्शन। जैसे बेंजीन लिया, H2SO4 लिया, तो बेंजीन सल्फोनिक सल्फोनेशन होगा, सपोजिशन इक्विवेलेंट है, कहीं रखो। बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना, अजोड़ वाटर है, ये रिएक्शन है, सल्फोनेशन हो गया। देखो रिंग पर H+ हटाया है, SO3H+ आके बैठा। तो आप ये देखिए कि सल्फोनेशन है, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना हमेशा, बच्चा पढ़ता है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये देखिए, ये ध्यान रखना है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ स्टेप इसमें ज़रूर ध्यान रखना। फिर से बोल रहा हूँ, रिवर्सिबिलिटी ऑफ स्टेप को ज़रूर ध्यान रखना। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन सल्फोनेशन है, बैकवर्ड रिएक्शन डीसल्फोनेशन है। यहाँ पर ये होता है डीसल्फोनेशन हुआ तो फिर बेंजीन आ गया, यानी वो हट गया, H+ आई के बैठ गया तो बेंजीन। अच्छा HSO3+ आया, H+ हटाया तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो यानी फॉरवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड सल्फोनेशन, और बैकवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड डीसल्फोनेशन, क्योंकि हट गया फिर आ गया तो डीसल्फोनेशन है ना हुआ। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन इज सल्फोनेशन and backward reaction is desulfonation। यह रिवर्सिबिलिटी ऑफ स्टेप को ध्यान रखना है, पढ़ाया जाता है, आगे चल के एडवांस स्टडी होता है, इसको माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी भी बोलता है। ये बहुत एडवांस बात है जो आप लोगों के लेवल में नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इसको बोला जाता है माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी। तो वो ध्यान रखना, तो वो सब तो ध्यान ही नहीं रखना, केवल सुन लो। और ये लेकिन ही ध्यान रखना, रिवर्सिबिलिटी ऑफ स्टेप जरूर ध्यान रखना, और सल्फोनेशन डीसल्फोनेशन, ठीक है। तो हम सल्फोनेशन चाहते तो कॉन्क लेना होगा, ये ध्यान रखना। अब वही यही है, आपको क्या करना है। यदि सल्फोनेशन चाहते हैं, इसलिए देखोगे बेंजीन लिया, कॉन्क H2SO4, तो सल्फोनेशन के लिए आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप कॉन्क H2SO4 लीजिए और लो टेम्परेचर रखिए, ये आप करिए, सल्फोनेशन होगा, तब डीसल्फोनेशन होने नहीं देगा। तो ये ध्यान रखना, इसलिए देखोगे कॉन्क H2SO4 तब सल्फोनेशन होगा, डीसल्फोनेशन का चांस यानी बैकवर्ड रिएक्शन का चांस घटाएगा। इसलिए देखोगे कि कॉन्क H2SO4 एंड लो टेम्परेचर फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन, तब सल्फोनेशन करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको झंझट खत्म हो गया, सल्फोनेशन कुछ है नहीं, अब रहा नहीं। बेंजीन है, SO3 लो, यही तो असल है। देखते हो ना, फ्यूमिंग H2SO4, उसमें हाई ये रहता है, हाई कंसंट्रेशन में SO3 डाला जाता है, X खूब रहता है ताकि वो सल्फोनेशन फेंके।
ये हुआ। इस कितना को समझना होता है, माइनस कैसे लिखा रे? तो बॉन्डिंग पढ़ोगे ठीक से, कहते ना कि सब चीज़ को ठीक से पढ़ना होता है। अब यहाँ पर एस को हम प्रोबेबली हम यह मैकेनिज्मिक के बारे में हम उतना भी आप लोगों को डिटेल्स नहीं बोले, लेकिन इतना ज़रूर बोले हैं कि बहुत सारे लोग को समझ ही नहीं होता है मैकेनिज्म क्या है नहीं है। तो ये मान लो खींचेगा तो यहाँ तो प्लस आएगा, वो एच प्लस, ये खींचेगा यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ प्लस आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल तो हो गया। एच प्लस आका के एस प्लस जा से बैठ गया, तो यहाँ तो माइनस रहा न रे, यहाँ तो माइनस रहा ना, ये आया यहाँ तो ये प्लस आके यहाँ बैठा, तो ये तो ओम और माइनस रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर इसको यदि खोल के रखना चाहते हो तो ऐसे दिखाओ, डरो नहीं, डरो नहीं, ऐसे देखो, देखो ये आया कि नहीं आया, देख लो, ये खींचेगा यहाँ पर प्लस आएगा, SO3 इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ, ये ध्यान रखना। अच्छा बहुत सारा लड़का बसता सब हाथ पुरले है तो ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे, तो वास्तव में जो O है मल्टीपल बॉन्डेड, तो ये खींचेगा तो यहाँ माइनस आएगा, ये प्लस आएगा यहाँ पर, तो जाकर रिंग पर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, H प्लस हटा के अपने बैठ गया, तो यहाँ पर तो O पर तो माइनस रहेगा ही ना, ये दो डबल बॉन्ड O रहेगा, देख लो है। इसलिए वहाँ घबराइए नहीं, यही H प्लस सकता है तो वही ना उत्तर आ गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसको बोलो बेंजीन सल्फोनेट, साल्ट जैसा बोल दो। पुकारना है, समझना है, तो ये सब ध्यान रखना। कॉन्क H2SO4 लिया करो, हाई कंसंट्रेशन में SO3 मिलेगा, ये ले लो, टॉलिन ले लो। कॉन्क देखो अब लिखने लगे कॉन्क H2SO4, ताकि सल्फोनेशन करे, डिसल्फोनेशन नहीं हो। जानते हो ना ऑर्थोपारा डायरेक्टर है, अब तो दुख दर्द खत्म हो गया होगा इसका, रिलीजिंग ग्रुप है ये, एक्टिवेटिंग है ये, आंख मुन के ऑर्थोपारा वाला दे दो। तो इस तरह से कर सकते हैं आप आराम से, कहीं कोई चिंता नहीं है। ये देखो था एगो पहले से बैठा, अब फिर इस पर सल्फोनेशन कर रहा है, तो इस पर सल्फोनेशन करेगा तो मेटा डायरेक्टर है। नहीं विश्वास है तो देख लो, ये विड्रॉइंग है, कहीं से भी रिलीजिंग नहीं लगेगा। देखो हम इसको लिखते हैं, एस पर लोन पेयर नहीं है जो रिलीज करेगा, लगल भी है तो मल्टीपल बॉन्डेड ऑक्सीजन जो खिंचबे करेगा, देगा नहीं खींचेगा, तो इस पर कमी होगा तो रिंग से खींचेगा, है ना डीएक्टिवेटिंग मेटा डायरेक्टर। इसलिए देखोगे इसका उत्तर एक तो पहले से था ही, और चूंकि मेटा डायरेक्टर है तो आने वाला SO3H+ यहाँ आएगा, इसलिए आपका उत्तर ये होता है मेटा वाला। सीख रहे हैं, फिर से समझिए, ये आपका भी ड्राइंग है, ये मेटा डायरेक्टर है, ये डीएक्टिवेटिंग है, SO3H डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में है। यही तो है पढ़ने से फायदा, लगातार वीडियो पढ़ते रहिएगा। तो जो जो बोले हैं कि ये एक्टिवेटिंग, ये डीएक्टिवेटिंग, ये ऑर्थोपारा डायरेक्टर, ये मेटा डायरेक्टर, उसके बाद तो आपको हम सिर्फ सिखा देंगे, आपको आ जाएगा। आप आराम से जो क्वेश्चन रहेगा आप ही कहिएगा लाओ कॉपी, और इस पर ही रिएक्शन बनाते देखिएगा, उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो कितना आपको बेनिफिशियल हो रहा है आप समझिए। रिएक्शन से स्टार्ट किए, क्योंकि रिएक्शंस के देखते हैं कमी रहती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या रहता है, वीडियो क्या बनाया जाता है, GOC, बार दिन GOC, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, 90% रिएक्शन का पते नहीं चलता बच्चों को। तो हमने बीड़ा उठाया, एकदम सही जगह पर स्टक करते हैं कि 90% तो ऑर्गेनिक का हेडिंग है 14-15, तो उसमें तो 9 गो तो देखते हैं रिएक्शन है रहता है, 9-10।
तो अभी ये झूठ मूठ का जीओसी कर रहा है। वो में जीओसी में भी हम देखे एरोमेटिसिटी आपको पढ़ाए जीओसी का चीज़। जीओसी में हमारा मन है एक चीज़ आपको पढ़ाएंगे अपना वीडियो के थ्रू, स्टीरियो केमिस्ट्री, उसमें भी बहुत हालत ख़राब है। तो कहेगा जीओसी झूठ मूठ के, उसमें देखोगे कभी कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन एसिड बेस करते रहेगा और कुछ लेना देना नहीं है। तो यही इसी को हम लोग उलूल जुलूल बोलते हैं, करते रहो उलूल जुलूल। तो उससे नहीं होता, ये सब चीज़ होता है। ये जो तुम सीख रहे हो अभी, अच्छा ये सब चीज़ है, ये उत्तर आ गया, ऐसे आ गया, तो वही देखना है। और कहे थे ना आपको कि हम इसमें इस हेडिंग में फिनॉल और एनिलीन पर ज़्यादा स्ट्रेस रख रहे हैं। ऐसे तो बेंजीन टोल्यूइन का भी दिखा दिए, अब फिनॉल का देखिए तो जानते ही हैं ये OH ग्रुप ऑर्थोपैराडाक्टर है, कौन का SO4 लिया जाए, क्या होगा, होगा ना, ऑर्थोपैराडाक्टर है तो होगा ना सर। SO3H होगा ना। यह भी ध्यान रखना, ऑर्थोपैरा उत्तर तो देना। इसमें खास करके देखिए फिनॉल ले आए, बड़ा कम जानता लोग कि जब टेम्परेचर हमको लगता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता तो ये मेजर होता है, और वही 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता तो वो मेजर हो जाता पारा वाला। तो इसलिए भैया इसमें बड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि प्रायः तो बोला जाता कि पारा वाला मेजर, लेकिन इसमें यह देखा जाता कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी ये मेजर है, बनेगा दोनों, लेकिन 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेजर ये, और यही इसी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर फेंका जाता है तो मेजर ये, यानी इसका अर्थ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक उत्तर देना तो ये दीजिए, और यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो ये दीजिए, और ये है, और यदि उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तब ये होता है, यानी इसका अर्थ आइसोमराइजेशन होता होगा। कहे ना बड़ा अजब है इसका रिएक्शन। तो अब मतलब ये है, ये मेजर है, और यदि इसी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर करें तो अपने घसक के पारा पर चलाता है, यानी आइसोमराइजेशन हो जाता है। तो ये भी फिर एडवांस बात है, लेकिन इतना तो ध्यान रखिए कि फिनॉल है, हेडिंग की चीज़ है, इसको ध्यान रख लेना है। और ये बात को ध्यान रखना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑर्थो वाला मेजर है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड मेजर है, इसलिए ध्यान रखना। तो फिनॉल का सल्फोनेशन करो तो सीधा है, सिंपल है। यह सब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, फिनॉल है, ये सब स्टैंडर्ड है, इस सब को आप यूज कर सकते हैं, प्राय आपके सिलेबस से चलता है क्वेश्चन सेटर। और वही नहीं कहते हैं उसमें पढ़ने का अभाव है, पूरा देखते हो 12 में पूरा रिएक्शन है, कहाँ जीओसी है। 12 की एक किताब एनसीईआरटी के देखिएगा, केवल रिएक्शन, कुछ नहीं जीओसी। वो 11 में थोड़ा सा 2-3 चैप्टर, वो उसमें भी तो रिएक्शन है, बेंजीन टोल्यूइन एल्कीन प्रोपीन एल्काइन, ये सब का रिएक्शन 11 में भी, जहाँ ऑर्गेनिक हेडिंग है। तो 2-3 उसके लिए आप उलट फेर कर रहे हैं, उससे समझते हैं आप 7 क्वेश्चन आ रहा है, उससे सिर्फ 3-4 क्वेश्चन आता है जीओसी से। वो जो बोले ना 14-15 में 10 आपका रिएक्शन से रहता है, इसलिए इसको भी सुधारिए आप लोग। पूरा इंडिया इस बात को सुने कि सर का क्या कहना है कि 14-15 क्वेश्चन में 9-10 क्वेश्चन रिएक्शन रहता है और 3-4 क्वेश्चन जीओसी रहता है, आप लोग उलट में चले जाते हैं। इसको सुधारिए, ई प्रवृत्ति को आप सुधार दीजिए, तो मार्केट से ऐसा भी ई प्रवृत्ति आप में सुधार आएगी तो टीचर भी सुधर जाएंगे, बहुत सा टीचर। तब न बतलाए थे आप, बहुत सा टीचर अच्छा वीडियो बना रहे हैं, उनको देखना चाहिए, उनको अच्छा से देखिए, कुछ सीखने को ना आपको मिल रहा, इसलिए हम भी प्रमोट करते हैं।
आपको सीखने को मिले, आप सफल हो जाएं, मेडिकल इंजीनियरिंग हो जाए, इससे बढ़िया खुशी की क्या बात होगी। एनिलीन ले लो, ये सब नोट डाउन करके रखिए हमेशा ब्रेन में। क्या लग रहा है, क्या करिएगा? फिनॉल और एनिलीन, यही तो है। हम तो बोल रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, हर जगह हम फिनॉल एनिलीन को लाए, क्या करिएगा? आप लोग इसमें चुप करते हैं। ये तो कई बार पूछता है एनिलीन पर सल्फोनेशन, समझ ही नहीं पा रहा। अरे सिंपल था, समझने का क्या बात है, इसमें बहुत आसान है कि एनिलीन बेस, कितना बार बोले अच्छा बेसिक ग्रुप है, और एसिड है, तो एसिड बेस मिलकर साल्ट न बनाएगा। तो अब यहाँ पर आप पहले ऑर्थोपरार खोजने मत लगिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि ऑर्थोपरार नहीं खोजना, यहाँ तो बेस है और एसिड है तो साल्ट बनेगा। इसलिए देखोगे, याद है ना एनिलीनियम, याद है ना एनिलीनियम, बोले थे ना एनिलीन कन्वर्ट हो जाता है एनिलीनियम में, एनिलीन, तो ये साल्ट बन गया, यानी एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। देखो साल्ट बन गया, देखो बैलेंस है। हाँ, अब क्या होता है, जैसे आपको चाहिए उत्तर, तो ए हो गया। अब इस पर आप हीट करिएगा प्रोबेबली 180 डिग्री और ऑनवर्डली, तब जाके ये पारा का H हटेगा और सल्फोनेशन होगा पारा पर, तो ये आपको मिलेगा। बेजोड़ है, यह सल्फोनेशन का उत्तर है। अब लड़का इसको नहीं समझ रहा तो उसको नोटिस कर ले, इस पर क्वेश्चन रहता है, बहुत लोग नहीं समझा पाते हैं इसको। ये देखिए, ये हुआ सल्फोनेशन हो गया हीट करने के बाद, इसके बाद हीट करने के बाद सल्फोनेशन होगा, पहले तो साल्ट बनेगा, ये एनिलीनियम साल्ट, एनिलीनियम आपकी सुविधा के लिए हम लिख ही देते हैं, एनिलीनियम साल्ट है, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट है, साल्ट बोलो, कोई दिक्कत नहीं। हीट करोगे 180 डिग्री ऑनवर्डली, 180 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे, तो देखोगे वो ये बना है, हम उत्तर मुख दे दिए। आप तो समझते होंगे यहाँ पर कि वाटर हटा, वाटर हटने के बाद HSO3 आया, यहाँ H+ हटाया और ये NH2 रहा। लेकिन यही तो आपका भूल है कि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर ये है, यही ये है, यही ये है, ये डाइपोलर आयन है, ज्विटर आयन है। कैसे? तो अब एक ही मॉलिक्यूल में ये बेसिक ग्रुप है, ESD ग्रुप है, तो H+ यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, चूँकि ये बेसिक ग्रुप है ही, तो H+ यहाँ आएगा तो NH3+ हो जाएगा और ये SO3- हो जाएगा, तो यही ना वो है। इसलिए उत्तर आप जब भी दीजिए तो इसको कहिए डाइपोलर आयन, डाइपोलर, एक ही मॉलिक्यूल में डाइपोलर आयन बोलो, और ज्विटर आयन, जो कभी कभी आप लोगों को नहीं समझ होता है, आज आपके सामने ज्विटर आयन है, और ज्विटर आयन इसी को यही ये है। तो इसका नाम यह सल्फानिलिक एसिड है, यही सल्फानिलिक एसिड जो देखोगे लैंग्वेज में लिखा रहता है, इसी को बोलता है सल्फानिलिक एसिड। चूँकि सल्फानिलिक एसिड तो आपको लगेगा ये, लेकिन वास्तव में ये तो ज्विटर आयन की तरह रहता है, सल्फानिलिक एसिड, सल्फानिलिक एसिड कहलाता है। यह आप ध्यान रखिएगा, ये वाटर इनसॉल्युबल है। तो कभी कभी पूछता है aniline reacts with conc H2SO4 to give A, which is heated at 200 degrees centigrade to give B, which is used as medicine, which has medicinal importance, which is used as drug, which is water insoluble but alkali soluble. What is this? It is sulfanilic acid. यानी A ये हुआ, B आपका ये हुआ। फिर से क्वेश्चन सुना,
Aniline reacts with conc H2SO4 to give A होएगा, ये होगा salt, which is heated at 200 degree centigrade or 180 degree centigrade to give a compound which is water insoluble but alkali soluble and is used as drug. ये केमिकल यूज होता है ड्रग में. तो व्हाट इज दिस? इट इज सल्फानिलिक एसिड. और ये उत्तर नहीं दीजिए, वो दीजिए, अच्छा रहेगा. ब्यूटेराइन होगा, चूंकि फिर इसके ये बेसिक ग्रुप है, ये एसडी ग्रुप है, इसका H+ यहाँ चला जाएगा. व्यस्तता ने H+ लेना तो ये चलाया, तो यही तो वो लिखा है, यही तो वो है. तो सल्फोनेशन ये हुआ, एनिलीन का ये सल्फोनेशन है. इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा. तो देखिए फिनॉल पर तो सल्फोनेशन हो गया, एनिलीन का सल्फोनेशन देखिए दूसरे डिजाइन का है, सल्फानिलिक एसिड बनाया. तो आप लोग क्वेश्चन समझे. ये ज्यूटर आयन है, डाइपोलर आयन है, एक ही मॉलिक्यूल में एक प्लस इंड है, एक माइनस इंड है. बहुत जगह आपको मिलता है, देखते ना, इस तरह का बहुत सा मिलता है. एमिनो एसिड आप लोग पढ़ते हैं तो देखोगे NH2 है, COOH, ग्लाइसिन जिसे बोलते हैं, या अल्फा एमिनो एसिड जो भी और अन्य है. तो ये देखिए ये एसडी ग्रुप है, ये बेसिक ग्रुप है. तो देखोगे यहाँ माइनस लिखेगा, यहाँ प्लस लिखेगा, यानी इसको लिखेगा इसे NH3 यहाँ प्लस ज्यूटेराइन की तरह H, यहाँ लिखेगा COO-. तो वैसा ही ना वो है ज्यूटेराइन डाइपोलर आयन. ये H+ यहाँ दे दिया, ये बेसिक ग्रुप, ये एसडी ग्रुप. तो ये H+ यहाँ दे दिया तो NH3+ हो जाएगा, और ये H+ दिया तो COO- हो जाएगा, और बीच में जो जैसे है वो लिख दिया गया. तो ज्यूटेराइन, इसलिए अल्फा एमिनो एसिड में देखोगे ज्यूटेराइन का चर्चा आती है, या एनिलीन का सल्फोनेशन में देखोगे ज्यूटेराइन का चर्चा होती है. ये सब ध्यान रखना. यहाँ पर लिख देते हैं यूज्ड एज ड्रग. मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है इसमें, और क्या क्या न करके तब जाके एंटीबायोटिक्स के तरह उसका यूज करवाता है. तो आपको जब इतना चीज आ रहा है तो उसको आप समझ सकते हैं. सल्फोनेशन हुआ, देखिए ना, एक इंटरेस्टिंग, बेंजीन सल्फोनिलिक एसिड तो है. इस पर कौन सल्फ्यूरिक एसिड चला है, इस पर डाइल्यूट यानी पानी लेके चला, डाइल्यूट H2SO4 लेके चला, यानी पानी बहुत ज़्यादा किया. तो इसका अर्थ है, इसमें तो आपका उत्तर क्लियर है, ये उत्तर ये होगा, मेटा डायरेक्टर है. लेकिन चूंकि पानी लगा तो डिसल्फोनेशन होगा, यानी जो हो बैठल है वो हट जाएगा और बेंजीन उत्तर हो जाएगा, यह डिसल्फोनेशन हो जाएगा. इसलिए कभी कभी ध्यान रखना, डाइल्यूट H2SO4 या वाटर फाटर लिखा है, H+ वाटर लिखा तो सल्फोनेशन नहीं कर देना, तब डिसल्फोन, क्योंकि अभी तुरंत बतलाए थे रिवर्सिबिलिटी को हरदम सोचते रहना. क्योंकि जो ही वाटर एक्सेस लेगा, डाइल्यूट H2SO4 लिया, खूब वाटर एक्सेस लेके, तो झट से डिसल्फोनेशन होगा, यानी जो बैठा हुआ अभी हट जाएगा. तो इस पर जो हट जाएगा तो बेंजीन आ जाएगा. और ये कौन लिया तो सल्फोनेशन फेंका, मेटा डायरेक्टर है तो मेटा वाला आंसर फेंक दिए. तो ये ध्यान रखना. तो इसका इस्तेमाल करते रहना ब्रेन से, सल्फोनेशन और डिसल्फोनेशन का.
जैसे आपको मान लीजिए आप गए एग्जाम में पूछा, Br2 एक्वस, क्या आंसर होगा? अब बहुत सा तेज लड़का होशियार है तो बुझेगा दो गो है, एगो रिलीजिंग वाला है, एगो विड्रॉइंग वाला है, ये तो डीएक्टिवेटेड वाला है, तो ओरिएंटेशन चलेगा एक्टिवेटेड से, यानी इसके रिस्पेक्ट में यहाँ बैठाना है और यहाँ बैठाना है, बी आर यहाँ बैठाना और यहाँ बैठाना है, यहाँ नहीं बैठाना है क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में मेटा हो गया, इसके रिस्पेक्ट तो ओरिएंटेशन में तो यू विन करेगा। तो ये सब तो ये होता है जब डाई सब्स्टिट्यूट से ट्राई सब्स्टिट्यूट, जो कि सिलेबस में है ही नहीं। सिलेबस में है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से डाई सब्स्टिट्यूटेड या अनसब्स्टिट्यूटेड, सीधे बेंजीन पर बैठा। तो अब इसका क्या उत्तर करिएगा? यहाँ भी आर बैठाइएगा, EOH यहाँ SO3H, आपका उत्तर गलत हो गया। ये चूँकि एक्वस है तो डिसल्फोनेशन भी तो करेगा, इसलिए इसका उत्तर ये होगा। समझे? बेस्ट एग्जाम्पल दे दिए। और यहाँ डिसल्फोनेशन होगा, यहाँ भी Br प्लस लदेगा, यानी ये आंसर हो जाएगा। समझे? चूँकि एक्वस है तब ये तो बोले एक्वस होगा तो SO3H जो बैठलो है वो हट जाएगा, तब दो गो ऑर्थो एक पारा पोजीशन अवेलेबल है। और ये जानते हो पिछले क्लास में बतलाए थे ना फिनॉल के बारे में, इतना रैपिड रूम टेम्परेचर रिएक्शन है कि कैटलिस्ट भी नहीं चाहिए। अब पानी बहुत ज़्यादा पोलराइज कर देता है इसको, रिएजेंट को, इसलिए जितना भी अवेलेबल है बैठ जाएगा। हाँ, अब तुमको एक ही दर्द हो गया तो उसको हम ठीक कर रहे हैं, उसको ही हम ठीक कर रहे हैं, बड़ा चीज़ समझा रहे हैं कि यहाँ पर देखो, यहाँ तो तुम ठीक सोच रहे हो कि इसके रिस्पेक्ट में यहाँ बैठ जाएगा, लेकिन ये ऐसा ही रहेगा नहीं। वाटर है तो डिसल्फोनेशन फेंकेगा तो फिर ये पोजिशन भी अवेलेबल हो गया तो यहाँ भी बैठेगा, इसलिए ये आंसर आ जाएगा। यानी 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल हो जाएगा। इसलिए ये बउआ ध्यान रखना आप लोग कि यह सब तरह के रिएक्शन बतलाए, एक अच्छा रिएक्शन बतलाए जिसमें ब्रोमिनेशन और डिसल्फोनेशन आपको एक ही साथ दिखलाया जा रहा है, एक रिएक्शन। तो ये सब अच्छा चीज़ है, ये सब अच्छा रिएक्शन पकड़ता लो, इसलिए इस डिसल्फोनेशन को ध्यान रखना। डिसल्फोनेशन फायदा भी पहुंचाता है, कई पोजीशन को ब्लॉक कर देता है, तो ब्लॉक कर देता तो उसका फायदा एडवांटेज मिलता है। उसके लिए आपके इस लेवल पर तो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाइएगा, ज़्यादा पढ़ाने लगेंगे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो हम नहीं चाह रहे हैं कि ज़्यादा पढ़ के ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाइए। तो इसलिए इतना तो लेवल लेके भागिए कि अच्छा रहेगा कि वो अच्छा सल्फोनेशन आ गया। और एक लास्टली हम बोल देते हैं क्योंकि कब इसमें आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है वही रिवर्सिबिलिटी के कारण, यानी KH ऑलमोस्ट KD, याद है ना, ये बात नहीं होती है नाइट्रेशन की तरह, यानी सल्फोनेशन में आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है और उसके पीछे रहस्य है डिसल्फोनेशन यानी रिवर्सिबिलिटी। तो यह ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपको इतना हम केवल दे दिए कि आइसोटोपिक इफेक्ट इन केस ऑफ सल्फोनेशन इज ऑब्जर्व, यानी कहने का अर्थ है। फिर मैं आपको एक बात बोल देता हूँ क्योंकि आप लोग तो बहुत कम समझदार हैं, सब तो उलुल जुलुल पर हरकत करके रहे हैं, तो हमारा तो कर्तव्य है कि कोरोना में बहुत लाभ आपको दे दे, जितना लाभ दे सकूं अपने स्तर से, और उस टीचर को भी प्रमोट करते रहना है जो आपको अच्छा लग रहा है। यह भी मैं बोल रहा हूँ, मैं इनोसेंटली बोल रहा हूँ ये बात। H प्लस हटा के HSO3 प्लस बैठेगा, D प्लस हटा के इसी का आइसोटोप है HSO3 प्लस बैठेगा, तो सल्फोनेशन तो होगा,
बेंजीन पर या हेक्सा ड्यूटेरेटेड बेंजीन पर, लेकिन दोनों का रेट अलग अलग हो जाता है। नाइट्रेशन में कहते समान होता था, लेकिन यहाँ पर यह बात नहीं होगी। यहाँ पर होता है KH ग्रेटर देन KD, KH ग्रेटर देन KD हो जाता है, यानी आइसोटोपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, यानी इस पर सल्फोनेशन तगड़ा होगा इसकी तुलना में। याद है ना, CD बॉन्ड को तोड़ना कठिन होता है, ये फिर GOC है। CH बॉन्ड को तोड़ना आसान है। किस बॉन्ड में ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी आपको लगेगा तोड़ने के लिए? इसमें ये फास्टर टूटेगा, ये स्लोअर टूटता है। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा, इसलिए KH ग्रेटर देन KD हो जाता है। तो इसमें आइसोटोपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। अच्छा बतलाओ, ड्यूटेरियम क्या है, +I की -I? चलो उसको GOC में भी बोल देते हैं। H की जगह D लगा तो उसको कौन ग्रुप में रखोगे, +I की -I? D जानते हो, +I इफेक्ट दिखलाता है। सब ध्यान रखो। मैंने कहते GOC में तो ठीक नहीं है। तो इन केस ऑफ सल्फोनेशन एक लाइन फिर गोल्डन आया, टिक मार्क करना है। आइसोटोपिक इफेक्ट मेरा बच्चा नहीं समझता था, अब समझने लगा जब हम उदाहरण दिए H दिखा के बेंजीन पर, फिर D, तब आपको समझ हुआ कि अच्छा ये भी तो H है, ये भी तो H ही है, आइसोटोप है। तो अच्छा, तो दोनों में अंतर आता है, कभी न आता है। ओ इसी को आइसोटोपिक इफेक्ट बोलता है कि आइसोटोपिक, वेदर आइसोटोपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड और नॉट ऑब्जर्व्ड। जैसे नाइट्रेशन में नॉट ऑब्जर्व्ड, सल्फोनेशन में ऑब्जर्व्ड। इसका कारण यहाँ रिवर्सिबिलिटी ऑफ स्टेप है, इसलिए कि उसको बहुत खतरनाक चीज है। तो एक गोल्डन लाइन फिर लिखा जाए, इन केस ऑफ सल्फोनेशन आइसोटोपिक इफेक्ट is observed, और ये होगा ड्यू टू रिवर्सिबिलिटी ऑफ स्टेप। ये ध्यान रखिएगा, यदि कारण पूछे तो एक लाइन के आंसर फेंकिएगा, रिवर्सिबिलिटी ऑफ स्टेप उसी के कारण हो रहा है। और वही नाइट्रेशन है तो याद है ना, वहाँ बतलाए हैं, लिखा दिए थे KH ऑलमोस्ट इक्वल्स KD, यानी नो आइसोटोपिक इफेक्ट जो H लगाओ D लगाओ रेट वही है, तो आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता। लेकिन इसमें सल्फोनेशन में आइसोटोपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। और लास्ट में बहुत सा बच्चा का रहता है कि जो कैसे आया या देखो ये है, वो ये नहीं पढ़ा रहे हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। H2SO4 जोड़ H2SO4, एगो एसिड बेस बन गया, HSO4 माइनस जोड़ HSO3 प्लस जोड़ वाटर। देख लो HSO3 प्लस आया ना, वही ना SO3H बोलते हैं, प्लस आ जाके बैठा रिंग पर, ये इलेक्ट्रोफाइल आया। या इसी को SO3 भी बोल सकते हो, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं HSO4 माइनस जोड़ SO3 है, ये SO3 है, और जोड़ H3O प्लस। ये लिखो चाहे ये लिखो। नहीं देखते हो? ये देखो, बहुत सा रूट देखोगे ना तो आश्चर्य करोगे इसका। जैसे ये देखो, अब मान लो HSO4 माइनस है, वो H प्लस चुरा लिया तो SO3 माइनस आ गया ना, तो आ गया ना SO3 माइनस। इसलिए ये लिखो चाहे SO3 माइनस लिखो, बात एक ही है। H प्लस ही हट जाएगा तो SO3 माइनस आया ना, और SO3 पर किए थे पहला बेंजीन पर, तो SO3 माइनस लिखे थे ना, तो सब मैच होता है। देख लो सब बैलेंस है रिएक्शन।
इसको और कर दो। तो होता क्या है, ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है। एसिड बेस रिएक्शन करके HSO3+ बोलिए या SO3 बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो इलेक्ट्रोफाइल आया, वो रिंग पर अटैक किया, फिर से जानो H2SO4 जोड़ H2SO4, एसिड बेस रिएक्शन होता है। अब मतलब ये सेम स्पेसीज है, एगो एसिड बन गया, एगो बेस बन गया। ये देखते हो ना, H+ फेंका तब ना HSO4- लिखा है, यानी एगो एसिड बना होगा, एगो H+ लिया तब वो है, वो लिखा रहा है। तो एक बेस हो गया, एक एसिड हो गया, तब दिया HSO4- जोड़ HSO3+ और जोड़ H2O, और ये तो ठीक है, और SO3 जोड़ H3O+, एक ही बात है। ये आवे चाहिए आवे, हमारा तो इलेक्ट्रोफाइल आ गया है। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो अटैक करेगा रिंग पर, H+ हटा के बैठेगा, सल्फोनेशन उसी को बोलते हैं। आ ये हट गया, H+ आके बैठ गया तो डिसल्फोनेशन। अब मान लो ये हट गया, H+ आके बैठ गया तो फिर बेंजीन मिल गया, तो इसको हम डिसल्फोनेशन बोलते हैं। इसलिए इसमें ये ध्यान रखना है, तो आपको सल्फोनेशन आया। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में है, उसको ठीक कर लो। तो जैसे H2SO4 और जोड़ HNO3 है, तो एसिड है, तो इसको लिखा रिएक्शन में HSO4- और जोड़ NO2+, याद है ना, नाइट्रोनियम आयन, और जोड़ वाटर। देखो तो बैलेंस है, देखो बैलेंस है। बैलेंस है, सब चीज देख लो, है ही। ये आपको इलेक्ट्रोफाइल तो दिखा दिया, लेकिन वास्तव में ये रिएक्शन गलत लिख रहा है। प्राय देखते हैं नाइट्रेशन वाला में ऐसे लिखता है, और ये एसिड, ये बेस, वो तो ठीक है, एसिड बेस है, ये गलत है। स्पेक्ट्रा कहता है कि ये गलत है। स्पेक्ट्रा कहता ये लिखना जो हम लिखे थे, 2H2SO4 जोड़ HNO3, ये उठ करके ये हम बतलाना चाह रहे हैं कि वो गलत लिख रहा है। 2HSO4- जोड़ NO2+ जोड़ H3O+, हम जो लिखे थे ये सही है, ये गलत है ऊपर वाला। ये ध्यान रखना। बहुत सा लड़का बोलता है कि नाइट्रोनियम आयन तो आ ही नहीं गया, तो हो तो गया, इलेक्ट्रोफाइल तो आ ही नहीं गया। नहीं, वो तो ठीक है, आ गया, हमरो तो आ गया, लेकिन यहाँ देखते हो HSO4- 1 मोल है, यहाँ देखो 2 मोल है, यह सही है। स्पेक्ट्रा इसको प्रूव करता है कि ये सही है। कभी बहुत अच्छा एग्जाम में हमको लगता पूछा गया, परहैप्स IIT एडवांस, परहैप्स हो सकता है, हम उतना वो सब ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन परहैप्स बोलते हैं कि एक बार ऐसा पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, ये करेक्ट है। और इसमें तो आपको बतला ही दिए, नाइट्रेशन में ये लिखना है, और सल्फोनेशन में ये ले लीजिए, अब ये बतलाए थे, जोड़ H2SO4, एक दूसरे को एसिड बेस बना दो, HSO4- जोड़ SO3 या HSO3+, जो लिखना लिख दो, SO3 और जोड़ H3O+, तो आपका इलेक्ट्रोफाइल आ गया। प्रोबेबली बोले ही थे यही है, तो आ गया। तो ये आपका सही है, ये भी ये सही है, ये गलत है। इसलिए नाइट्रेशन का लिखना था ऐसे लिखना, नोट डाउन कर लेना। सल्फोनेशन का है तो इसे लिख दो, SO3 जाएगा, SO3- जो बोले थे बॉन्डिंग करेक्ट रखिएगा। तो इस तरह से ये आपको एक नई बात बतला दी है कि ये ऐसे करना, ये गलत है, इसलिए ऐसा नहीं लिखे थे। वीडियो में आप देखिएगा, हम ऐसा लिखे थे, आप वीडियो में देख सकते हैं, हम ऐसा लिखे थे।
इसलिए वो सब चीज़ देखते रहना है आपको। इसलिए नाइट्रेशन में पहले तो रिएक्शन ही गलत लिखा जा रहा है, तो समझाएगा कौन चीज़? नहीं, रिएक्शन ही गलत दिखाया जा रहा है, तो समझाएगा कौन चीज़? केवल NO2+ आने से समझ हो गई? अच्छा, ये ठीक है। अब इसके बाद जैसे हम आपको ला रहे हैं, एक हेडिंग है नाइट्रोसेशन। चलिए उसको भी ठीक कर लीजिए। नाइट्रोसेशन जिसे कहते हैं, नाइट्रेशन नहीं, नाइट्रोसेशन मान लीजिए। तो नाइट्रोसेशन के लिए अब यह ध्यान दीजिए कि फिर वही बात है, वहाँ नाइट्रेशन में HNO3 लेते हैं या HNO2 लो, या देखते हो ना पढ़ाया लिखा रहता है आपके क्वेश्चन में, किताब में, Na2 जोड़ HCl, यही है, HNO2 ही है। या वहाँ N2O5 लेते हो तो यहाँ N2O3 ले सकते हो। यानी सब का सब, चाहे ये ले, अरे यही है, यही सब एक ही हो जाता है घूम फिर। सब ले, कोई भी ले, रिएजेंट कॉमा है, सब ध्यान रखना। ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, और भी ले सकते हो। मैंने नाइट्रोसेशन के लिए बहुत सा है रिएजेंट्स, जैसे HNO2 है, NaNO2 जोड़ HCl है, N2O3 है, NOCl, NOBr है, NOCl है। सब ने सब प्रोबेबली मोस्ट केसेस समझिए तो NO+ दे रहा है। तो आप कंफ्यूज नहीं करना बउआ। फिर नाइट्रेशन में NO2+ है इलेक्ट्रोफाइल, और नाइट्रोसेशन में NO+ है, तो वहाँ बोले नाइट्रोनियम आयन, यहाँ बोलो नाइट्रोसोनियम आयन। वहाँ नाइट्रेशन तो नाइट्रोनियम आयन, यहाँ नाइट्रोसेशन तो नाइट्रोसोनियम आयन। तो इसका नाम नाइट्रोनियम नहीं, S लगल है, नाइट्रोसोनियम आयन, NO+। जैसे देखो N2O3 का है, देखो N2O3 है, देखो NO+ आ गया, आ जोड़ NO2-। हमको तो माइनस से मतलब नहीं, प्लस से मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स, NO+ आ गया। ये भी HNO2 है, तो इसको लिखोगे यदि खुल के तो देखोगे 2HNO2 बराबर H2O जोड़ N2O3, और फिर N2O3 लाया ना रे, अरे लाया ना, फिर N2O3 टूटा फिर आया ना, ये तो HNO2 लेगा तो भी वो माने वो ये NO+ फेंक देगा। इसलिए कह दिया सब एक ही है, HNO2, 2HNO2 तो H2O जोड़ N2O3, और फिर N2O3 टूटेगा तो NO+ और जोड़ NO2-। तो फिर तो डिसोसिएट होकर दे दिया NO+, आ गया ना। तो HNO2 लीजिएगा तो भी, NaNO2 जोड़ HCl लीजिएगा तो भी, अरे यही है, या N2O3 ले लिया तो भी, या और NOBr लिया, NOCl लिया, NOBr लिया तो भी तो NO+ Cl-, फिर तो NO+ है। तो इसको हम लोग नाइट्रोसेशन बोलते हैं, और NO2+ वाला को नाइट्रेशन बोला जाता है, और वहाँ नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं, यहाँ नाइट्रोसोनियम आयन बोलते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना। तो ये लेकिन वाइड स्कोप का रिएक्शन नहीं है लाइक नाइट्रेशन, ये हाईली एक्टिवेटेड सबस्ट्रेट पर ही होता है, ये ध्यान रखना। फिर से नाइट्रेशन तो सब जगह होता है, एक्टिवेटेड भी लो, डीएक्टिवेटेड भी लो, सब पर नाइट्रेशन कर दो। लेकिन नाइट्रोसेशन जो है वो हाईली एक्टिवेटेड सबस्ट्रेट खोजता है, एनिलीन्स फिनॉल्स खोजता है। ये टोल्यूइन बेंजीन पर नहीं करना है, जब उस पर नहीं करना तो डीएक्टिवेटेड तो गया ही। यानी हाईली एक्टिवेटेड सबस्ट्रेट्स लाइक एनिलीन्स, पुल्लल बोल रहे हैं, एनिलीन्स और फिनॉल्स रहे तो उस पर नाइट्रोसेशन किया जाता है। इसलिए ध्यान रखना है, इट इज रिएक्शन ऑफ बोला ब्रॉड स्कोप, इट इज रिएक्शन ऑफ ब्रॉड स्कोप कि लिमिटेड स्कोप। तो उत्तर होगा लिमिटेड स्कोप। किस पर होता है? तो हाईली एक्टिवेटेड सबस्ट्रेट्स लाइक एनिलीन्स और फिनॉल्स। इसलिए ये हाईली एक्टिवेटेड सबस्ट्रेट पर ही होता है। तो आसान है तुम लोगों के लिए कि 2 या 3 गो पर होता है नाइट्रोसेशन, आ गया कर देंगे। तो हाईली एक्टिवेटेड सबस्ट्रेट्स
यानी नाइट्रोसेशन, लिमिटेड स्कोप, ब्रॉड स्कोप नहीं, सब पर नहीं चलाना। यह सब सीख दे रहे हैं कैसे आगे बढ़िए जीवन में। लिमिटेड स्कोप का है, यानी किस पर चलाना है नाइट्रोसेशन, वही NO+ अटैक करवाएंगे। तो ये लिमिटेड स्कोप है, किस पर कराना है, एक्टिवेटेड नहीं, हाईली एक्टिवेटेड सबस्ट्रेट्स लाइक एनिलीन्स और फिनॉल्स, जो कि अच्छा एक्टिवेटेड है। सो नाइट्रोसेशन, इसलिए लिमिटेड, बेंजीन टोल्यूनि इस सब पर नहीं करना। हाईली एक्टिवेटेड सबस्ट्रेट्स लीजिए, उस पर नाइट्रोसेशन कीजिए। तो आपको 2-3 रिएक्शन है, वो 2-3 रिएक्शन को रट भी ले सकते हैं, समझ भी सकते हैं, सिंपल है। दो मिनट में आपको आ जाएगा। देखो यहाँ ले लेते हैं R, यहाँ भी R कुछ लो, CH3 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 C2H5, अदल बदल के कुछ भी लो, HNO2, R अलग अलग भी ले सकते हैं, एक R एक दूसरे, जैसे एक CH3 एक C2H5, दोनों समान C2H5 कोई दिक्कत नहीं है, उससे हमको लेना देना नहीं है। ये तो देख रहे हैं एनिलीन्स है, देखते हैं ना एनिलीन जैसा, तो NO+ आएगा, यहाँ का H+ हटा के NO+ बैठेगा, यानी यहाँ आएगा NO। आपको खोल के बॉन्डिंग कर दिए, चौड़ा के नहीं लिखे है, देखिए ये। और इसमें एक बात ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग तो ज़्यादा समझ के गलती करिएगा तो वो होने नहीं देंगे, गलती तो होने नहीं देंगे। ज़्यादा समझ के गलती करना तो होने नहीं देंगे, वो निश्चित है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको दिमाग में रहेगा ये तो N पर लोन पेयर है, हाईली एक्टिवेटेड है, तो ऑर्थोपारा डायरेक्टर है। सर एक ही उत्तर दिए हैं, ये ध्यान रखिए, एक उत्तर दिए नहीं है, एक्सक्लूसिवली पारा है, यानी ऑर्थो वाला बोलना भी नहीं। इसमें कहते हैं ना बहुत जगह, तब ना बोलते थे ऑर्थो एंड और पारा, बहुत जगह देखोगे पारा वाला बहुत इतना होता है, यानी ये आपका एक्सक्लूसिवली है केवल, इसलिए ऑर्थो वाला देना भी नहीं तो फिर वो दूसरे खेल करेगा, वो दूसरे बात हो जाता है। इसमें वो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस में चला जाएगा, गड़बड़ाई के बैठ जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट इज एक्सक्लूसिवली पारा, यह भी गोल्डन लाइन है। प्रोडक्ट इज एक्सक्लूसिवली पारा, पारा प्रोडक्ट, पारा नाइट्रोसो फेंक देना उत्तर में, ऑर्थो नाइट्रोसो नहीं। आप बोलने का अर्थ सुने, देखे नाइट्रोसो हमसे बोलाता है ना, गलती भी नहीं बोलाता, देख लो। तो ध्यान रखना, नाइट्रो नहीं बोले, नाइट्रोसो, ये देखते हो एस लगाए हुए, नाइट्रेशन, नाइट्रोसेशन। तो ये सब ध्यान रखो, बोली करो, ठीक करो। जैसे आप गए एग्जामिनेशन हॉल, एन C2H5, ठीक है, इथाइल इथाइल लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखा HNO2, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका उत्तर ये होगा NO+ पारा वाला, ऑर्थो वाला नहीं। अभी ना बोले एक्सक्लूसिवली, तो उत्तर ऑर्थो पारा डायरेक्टर है, लेकिन इस केस में एक्सक्लूसिवली पारा। ये सब वैसे ही रखना। पारानाइट्रोसो NN डाइथाइल एनिलीन, पारानाइट्रोसो NN डाइथाइल
एनिलीन, कैंसर आ जाएगा। और यही है कि उत्तर देना, ऑर्थो वाला देना भी नहीं। अब मज़ेदार बात तो ये देखो, इसको हम आपको समझने के लिए छोड़ते हैं, इसको समझने के लिए छोड़ते हैं। C2H5 CH3H, यानी एक R लगा हुआ है, एक H लगा हुआ। एनिलीन तो है ही भी, इसलिए ना पुल्लर बोले थे एनिलीन। HNO2 हुआ। जानते हो उसका क्या उत्तर होगा? ऑर्थो वाला, पारा वाला, कुछ नहीं, गलत उत्तर हो रहा है। ना ऑर्थो ना पारा। तब यहाँ का H प्लस हटा के NO प्लस बैठेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन ये दोनों में क्या अंतर हो रहा है बोलो? ये जब लिया था और HNO2 तो हम लिए थे, तो ये उत्तर आया। अब देखिए इसमें क्या अंतर है? यहाँ पर N पर H नहीं है, R है। यहाँ पर एक H है, एक R है, CH3 C2H5 कोई रहे, एक H है। तो यहाँ पर H नहीं है तो NO प्लस रिंग पर अटैक किया। यहाँ पर H है तो H हटा के N पर अटैक किया, यानी यहाँ भी H प्लस हटा NO प्लस, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन इसको हम एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्योंकि रिंग पर आया है, H प्लस हटा के बैठा है, इसलिए ये एलिफैटिक स्टाइल में आ गया, एलिफैटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये दोनों में डिफरेंस समझिए कितना बड़ा है। बहुत सारा लड़का यहाँ नहीं समझता, दोनों को पूछता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक, नहीं गलत है, गलत है। H प्लस हटा के NO प्लस आया तो रिंग पर कहाँ बैठा? वो तो N पर बैठा, तो एलिफैटिक जैसा, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है तो एलिफैटिक है, उस पर आके बैठ गया, तो ये एलिफैटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन ये जब N पर H नहीं है, दोनों R है, CH3 C2H5 CH3 CH3 C2H5 C2H5, तब तो यहाँ पर H है ही नहीं जो हटा के बैठेगा, तब तो C का H हटा के H प्लस हटाएगा यहाँ वाला और हटा के NO प्लस बैठा। लेकिन यहाँ पर तो N पर H है, इसलिए ई H प्लस हटा के यहाँ बैठेगा, तो ये हो जाएगा, यानी N नाइट्रोसो आंसर होगा, C नाइट्रोसो नहीं आंसर होगा। तो ये एलिफैटिक कहलाएगा, ये एरोमेटिक कहलाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका उत्तर आप समझिए, न ऑर्थो वाला हो रहा है न पारा वाला हो रहा है, बल्कि N पर जो H है वो हटा के H प्लस हटा के ये N नाइट्रोसो में जा रहा है। तो इस तरह से आप नाइट्रोसेशन कम में दिखलाता है, लेकिन ये सब चीज़ ध्यान रखना। आप देखिए लास्ट में, आज के लास्ट में कहते हैं ये नाइट्रोसेशन पढ़ा के आज हम फिर अगला में आएंगे। यह सब बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखो येलो एनिलीन ही ले लिए, अब देखो और बेहतरीन। यहाँ पर तो वो एन एल्काइल एनिलीन था, एक तो एन डाई एल्काइल था, तो एन डाई था तब तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक हुआ, एन एल्काइल था तो एलिफैटिक आ गया। इसमें तो दो H है एनिलीन में। अब HNO2 कहे तो याद है ना, जब तक N पर H रहेगा तो N पर ही बैठेगा। तो इसलिए इसका उत्तर जानते हो क्या होता है? यही डाइजोनियामाइन बनता है एनिलीन से, चूंकि यहाँ ही। अच्छा मतलब यहाँ दो N कहाँ से आया? आखिर NO प्लस यहाँ अटैक किया तब न, रिंग पर करता तो ऐसा होता? तुम ही बोलो तो ये एलिफैटिक फिर है, यानी इसका अर्थ एक ही एरोमेटिक है, वो दोनों एलिफैटिक है। ये हाँ, तो यहाँ पर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखिएगा, यह ध्यान रखना है, यह सब ध्यान रखना है, नहीं तो फिर वो फर्दर फिनॉल टिनॉल बना देगा। डाइजोनियम स्टेज पर रखना है तो आइस कोल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं ऐसे आइस कोल्ड कंडीशन रखो, यानी 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड रखो। तो आप समझिए यहाँ भी तो NO प्लस N पर ही अटैक किया, तब तो यहाँ 2 N दिखाई दे रहा है, तो कॉमन सेंस है, यानी रिंग पर अटैक नहीं हुआ। तो आप फाइनलाइज करिए कि एक, और इस पर हम फर्दर डिटेल्स आएंगे, घबराना नहीं है यहाँ, लेकिन अभी हम बतला लिए एनिलीन
का HNO2 या देखते हो NaNO2 जो HCl 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उत्तर होता है बेंजीन डाइजोनियम आयन। लेकिन इसको समराइज कर रहे हैं, आप इसको ऐसे समझिएगा। फिर हम अगला वीडियो में आपको इसके बारे में, डाइजोनियम के बारे में भी बहुत रिपोर्ट करेंगे, क्या क्या है, इससे क्या फ़ायदा उठाइएगा आप। लेकिन ये ध्यान रखिए, लास्ट में समराइज कर रहा हूँ मैं, ये ध्यान रखो समराइज कर रहा हूँ मैं। ये R है, HNO2 है, तो यहाँ पर H नहीं है। अब तो आप बहादुर हो गए हैं, आप बहादुर हो चुके हैं, तब यहाँ बैठा दो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक ये कहना, और एक भी H रहेगा, जनरल कर रहे हैं, R जो लीजिए, एक H है और HNO2 हो, तो इसका उत्तर याद है ना क्या करना है, N पर R, यहाँ NO फेंक देना, N नाइट्रोसो। और यदि एनिलीन लिया, यानी 2 H लिया, HNO2 लिया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या NaNO2 जोड़े HCl, और देखते हो पढ़ाया तुम लोग का, हम लिख ही देते हैं, NaNO2 जोड़े HCl 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिया, तो देखोगे उत्तर आपका फिर N पर ही अटैक होगा, क्योंकि 2 H है तो हटाएगा और N2 प्लस डाइजोनियम आयन बनाया। तो ये दोनों एलिफैटिक है, ये केवल एरोमेटिक है। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का उदाहरण ये है। हो सकता बहुत स्टैंडर्ड सेटर हो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? ए दिस, बी दिस, सी दिस, डी ऑल। तो रिंग देख के पागल नहीं होना है। इसमें रिंग पर अटैक हुआ, इसमें कहाँ रिंग पर अटैक हुआ? H प्लस यहाँ घटा NO प्लस, देख लो बैठा हुआ N पर NO। यहाँ भी देखो H2 और हटा होगा, N 2 बाइक बैठा यहाँ ही, रिंग पर कहाँ बैठा, इसके रिंग पर कहाँ। इसलिए ये और ये दोनों एलिफैटिक का कैटेगरी में गिराइए, और इसको केवल एरोमेटिक कैटेगरी में गिराइए। तो यहाँ तक हम आए। आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, हब कैम है, लाइक सब्सक्राइब, बेल बटन भी बजाइए, लगाइए उसको, ताकि वो ठीक रहेगा, आपके लिए तुरंत पहुंच जाएगा रिपोर्ट कि आ रहा है, आ रहा है। हम तो आपको बहुत हेल्प करते रहेंगे, और ये ध्यान रखना है, हम अगले वीडियो में आएंगे तो यहाँ से आगे आपको बढ़ाएंगे।